हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है हमारा बीपीएससी एईडीओ सीरीज का डेट 25 और आज हम शुरू करने वाले हैं आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज की इस कक्षा में हम आधुनिक बिहार के इतिहास की भूमिका को बहुत विस्तार से समझने वाले हैं। यह जो भी आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे ये बीपीएससी एईडीओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक बिहार के इतिहास को समझने से हमें यह पता चलता है कि बिहार में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुआ। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इतिहास में आधुनिक काल का अर्थ क्या है। इतिहासकारों के अनुसार जब भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और उन्होंने व्यापार के माध्यम से धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया, उसी समय से आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो बिहार के संदर्भ में आधुनिक इतिहास की शुरुआत लगभग 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। भारत की राजनीतिक स्थिति और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि। जब यूरोपीय शक्तियां भारत पहुंची उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। मुगल साम्राज्य जो कभी पूरे भारत में शक्तिशाली था, अब पतन की ओर बढ़ गया था। मुगल सम्राटों का केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ चुका था। प्रांतीय सूबेदारों और स्थानीय शासक स्वतंत्र व्यवहार करने लगे थे। देश में राजनीतिक जो अस्थिरता थी और प्रशासनिक शिथिलता फैल चुकी थी काफ़ी ज़्यादा। यही स्थिति यूरोपीय शक्तियों के लिए भारत में प्रवेश करने का सबसे बड़ा अवसर बनी। अब बात करते हैं कि यूरोपीय शक्तियों के भारत आने के कारण क्या थे। यूरोपीय शक्तियां भारत पर शासन करने के उद्देश्य से प्रारंभ में नहीं आई थी। वे मुख्य रूप से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत पहुंची थी। उस समय यूरोप में मसालों की अत्यधिक मांग थी, क्योंकि वहां मसाले दुर्लभ और महंगे थे। यूरोप में सूती वस्त्रों की भी भारी मांग थी, क्योंकि भारत के जो वस्त्र थे बहुत ही महीन और टिकाऊ माने जाते थे। सोरा, जिसका उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है, यूरोपीय देशों के लिए सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोप में युद्ध की दृष्टि से सोरा, इसके बारूद बनाया जाता है, इसलिए ये युद्ध की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और भारत इन सभी वस्तुओं का प्रमुख उत्पादक था। भारत विशेष रूप से सोरा और सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करते हैं कि बिहार की भौगोलिक स्थिति का महत्व क्या है। क्या बिहार की जो भौगोलिक स्थिति थी वो व्यापार के लिए अत्यंत उपयुक्त थी। गंगा नदी बिहार के मध्य से होकर बहती थी और यह नदी उस समय सबसे महत्वपूर्ण जल मार्ग थी। गंगा नदी के माध्यम से भारी मात्रा में माल को सस्ते और सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता था। जल मार्ग के कारण व्यापार में समय और धन दोनों की बचत होती थी, और इसी कारण जो व्यापारिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था वो बिहार बन गया। अब बात करते हैं पटना, एक प्रमुख व्यापारिक नगर की। पटना उस समय बिहार का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर था। पटना गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापार के लिए आदर्श स्थान बन चुका था। यह देश के विभिन्न भागों से जो पटना था, यहाँ पे देश के विभिन्न भागों से व्यापारी आते थे और विदेशी व्यापारी भी पटना से व्यापार करने के लिए आते थे। पटना में सोरा, सूती वस्त्र, मसाले और अन्य व्यापारिक वस्तुओं का बड़ा बाजार था। इसी कारण यूरोपीय कंपनियों ने पटना को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र बना लिया। अब बात करते हैं कि बिहार में पुर्तगालियों का आगमन। जो बिहार में सबसे पहले आने वाली यूरोपीय थे वो पुर्तगाली थे। तो बिहार आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली व्यापारी हुगली से गंगा नदी के मार्ग से पटना तक आते थे, हुगली पटना जल मार्ग से। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, मसाले और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदते थे। इन वस्तुओं को वे यूरोप भेजकर अत्यधिक लाभ कमाते थे। पुर्तगालियों का उद्देश्य केवल व्यापार तक ही सीमित था। उन्होंने बिहार में कोई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित नहीं की। तो ये बात ध्यान रखें कि वो केवल व्यापार के लिए आते थे, कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं था। इसी कारण बिहार में पुर्तगाली थे, इनका प्रभाव अस्थायी नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक सत्ता में भी हस्तक्षेप नहीं किया, तो उनका प्रभाव अस्थायी बना रहा, अस्थायी रहा। अब बात करते हैं डचों का व्यवस्थित व्यापार। पुर्तगालियों के बाद डच व्यापारियों का आगमन हुआ।
डचों ने बिहार में व्यवस्थित और संगठित व्यापार की शुरुआत की। सन 1632 ईस्वी में डचों ने पटना में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहली व्यापारिक कोठी किसी ने स्थापित की तो वो डचों ने की थी और पटना में की थी। और यह कोठी आज के पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत के पास है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरी इमारत के पास है पटना कॉलेज के, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। और डचों की मुख्य रुचि जो थी वो सूती वस्त्र और सोना के व्यापार में थी। डचों की व्यापारिक सफलता से पटना की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और अधिक मजबूत हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डच थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के पास लगाई थी। अब बात करते हैं बिहार में अंग्रेजों के प्रवेश के बारे में। डचों के बाद अंग्रेजों ने बिहार में प्रवेश किया। अंग्रेजों ने सबसे पहले 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो ध्यान रहे 1620 ईस्वी में आलमगंज पटना में। तो ध्यान रहे कि अंग्रेजों ने सबसे पहले, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री तो 1632 में स्थापित की थी, लेकिन जो अंग्रेज थे वो सबसे पहले 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज क्षेत्र में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। लेकिन ये हो गया था कि स्थानीय परिस्थितियों का सही जानकारी न होने के कारण यह असफल हो गया था। तो 1621 ईस्वी में अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री बंद करनी पड़ गई थी, लेकिन जो डचों वाली फैक्ट्री थी वो चल रही थी। और 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को बिहार में वास्तविक सफलता प्राप्त हुई और वे अस्थायी रूप से व्यापार करने लगे। तो 1651 से जो अंग्रेज थे वो बिहार में अस्थायी रूप से व्यापार करने लगे। अब बात करते हैं पीटर मुंडी और अंग्रेजी व्यापार की। अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था, उसी समय जबकि डचों ने अपनी फैक्ट्री यहाँ लगाई थी, पटना में लगाई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जब डचों ने अपनी फैक्ट्री पटना में लगाई थी, जो कि पटना कॉलेज के जो उत्तरी इमारत थी वहाँ पे थी, उसी समय इधर ये आए थे, पीटर मुंडी आए थे, जो कि अंग्रेजी यात्री थे। उन्होंने बिहार की व्यापारिक संभावनाओं की गहराई से अध्ययन किया। पीटर मुंडी के अनुभव से अंग्रेजों को बिहार के व्यापारिक महत्व का सही ज्ञान प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने देखा, जो पीटर मुंडी थे उसने डच व्यापारी बिहार में सफलतापूर्वक व्यापार कैसे कर रहे हैं उस चीज़ों को देखा था। तो इससे अंग्रेजों को बिहार के व्यापारिक महत्व का सही ज्ञान हुआ। और यही रीज़न था कि अंग्रेजों ने बिहार में अपने व्यापार को और अधिक मजबूत किया। और आज भी गुलजारबाग पटना में अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हैं। तो पटना के गुलजारबाग में अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हैं, ये बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डेनिश कंपनी के आगमन की। डेनिश कंपनी ने 1774 ईस्वी में बिहार में प्रवेश किया। डेनिश कंपनी ने पटना सिटी में नेपाली कोठी के पास अपनी फैक्ट्री स्थापित की। पटना सिटी नेपाली कोठी के पास। डेनिश कंपनी के पास पर्याप्त सैन्य शक्ति नहीं थी, यानी सैन्य शक्ति का अभाव था। उसे स्थानीय शासकों का राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त नहीं था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उसके पास सैन्य शक्ति नहीं है तो राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो स्थानीय शासकों का, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। और यही कारण था कि डेनिश कंपनी बिहार में अधिक समय तक प्रभावी नहीं रही। तो ये असफल कंपनी रही बिहार में। अब बात करते हैं 1717 ईस्वी का फरमान, जो कि एक निर्णायक मोड़ था। 1717 ईस्वी का फरमान आधुनिक बिहार के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह फरमान मुगल शासक फर्रुखसिया द्वारा अंग्रेजों को दिया गया था। इस फरमान के अंतर्गत अंग्रेजों को बंगाल और सूरत में व्यापार करने की अनुमति थी। अंग्रेजों को सिक्के चलाने का भी अधिकार प्रदान किया गया था 1717 के फरमान की तरह। इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो 1717 का जो फरमान था, जो कि फर्रुखसिया ने जारी किया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस फरमान के बाद अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई और अब अंग्रेज केवल व्यापारी नहीं रहे, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बनते चले गए। अब बात करते हैं बंगाल और बिहार की नवाबी राजनीति की। 1719 ईस्वी में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। कब? 1719। 1727 ईस्वी में सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। 1727 में सुजाउद्दीन। फिर जब 1773 ईस्वी में बिहार भी उसके अधीन आ गया था। तो 1733 ईस्वी में जो बिहार था वो सुजाउद्दीन के अधीन आ गया था। उसी वर्ष अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाया गया। अलीवर्दी खां को
बिहार का उप सूबेदार। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खां विजयी हुआ और इसके बाद अलीवर्दी खां स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। तो 1740 के बाद अलीवर्दी खां स्वयं बंगाल का नवाब बन गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संघर्ष के बारे में। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने और सिराजुद्दौला के नवाब बनने से दरबार में असंतोष फैल गया। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई और कासिम बाजार की घटना से यह संघर्ष और भी गहरा हो गया। अब बात करते हैं पलासी के युद्ध की। 23 जनवरी 1757 को पलासी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। तो ध्यान रहे कि जो पलासी का युद्ध था वो भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। मीर जाफर और अन्य दरबारियों के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हुई थी। इस युद्ध के बाद अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ गई थी। तो ध्यान रहे कि पलासी के युद्ध के बाद ही अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी थी। फिर आता है बक्सर का युद्ध और निर्णायक विजय। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में अंग्रेजों का सामना मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय से हुआ। मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई और उस समय अंग्रेजों का सेनापति था हेक्टर मुनरो और इस विजय ने अंग्रेजों को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। अब बात करते हैं इलाहाबाद की संधि और द्वैध शासन व्यवस्था की। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। इसके बाद द्वैध शासन व्यवस्था लागू हो गई। इस व्यवस्था में वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनता का भारी शोषण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है, द्वैध शासन व्यवस्था जो थी वो क्लाइव ने लाया था और नाम मात्र सत्ता नवाब की थी, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों की थी, जिससे जनता का भारी प्रशासनिक शोषण हुआ। अब बात करते हैं अकाल और गोलघर का निर्माण, जो पटना में अभी गोलघर है, इसके निर्माण की। 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इस अकाल में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। फिर 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई और इन अकालों से यह स्पष्ट हो गया कि अनाज भंडारण की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया। और दोस्तों, आधुनिक बिहार का इतिहास व्यापार से सत्ता तक की पूरी प्रक्रिया को दर्शाता है। यूरोपीय कंपनियां व्यापारी बनकर आई थी, लेकिन धीरे धीरे वे शासक बन गई। इन घटनाओं ने बिहार के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया और यही पृष्ठभूमि आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम की आधारशिला बनी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और दोस्तों, जिस पीडीएफ से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, तो वहाँ से आप हमारे से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं कल आपके साथ डे 26 में, यानी 26 जनवरी को। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।